बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक में बात करते हैं जी आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये वर्ल्ड अफेयर्स का है। और वर्ल्ड अफेयर्स का क्या टॉपिक है कि इस टाइम पे पूरी दुनिया जो है वो एक सवाल कर रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इस टाइम पे क्यों फुली जो है वो सपोर्ट कर रहा है, या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका खुद नहीं बल्कि अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट की जो पॉलिसी है वो क्यों है कि वो इस टाइम पे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वाई यूएस रेजिस्टेड सीज फायर कॉल्स इन इसराइल हमास वॉर, कि भाई क्यों जो है वो अमेरिका सीज फायर नहीं होने दे रहा, क्यों उसकी मुखालफत कर रहा है और वो चाह रहा है कि उसकी टर्म्स के ऊपर सीज फायर हो, अगर होता भी है तो। दूसरी साइड पे हम देखेंगे यूएस वीटो पावर इन सपोर्ट ऑफ इसराइल एट द यूएन, कि भाई किस तरह से वो अपनी वीटो पावर का यूज करके जो है मजीद टाइम दे रहा है इसराइल को कि इसराइल ज्यादा से ज्यादा टाइम ले सके और गजा के ऊपर मजीद बमबारी कर सके और वहां पे तबाही फैला सके मजीद। और पूरी कोशिश जो है बाइडेन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की यही है। ठीक है, तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब देखिए जो बाइडेन साहब का जो है वो 25 को एक ट्वीट आता है, ठीक है, 25 अक्टूबर 2003 को, वो कहते हैं द यूएस एंड द आवर रीजनल पार्टनर्स आर वर्किंग टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर द मिडिल ईस्ट, वन वेयर इज इट मोर स्टेबल एंड बेटर कनेक्टेड टू इट्स नेबर्स, इट बेनिफिट्स द पीपल ऑफ मिडिल ईस्ट एंड इट वुड बेनिफिट अस। ठीक है, अब क्या कहते हैं बाइडेन साहब कहते हैं कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि भाई एक तो मिडिल ईस्ट के अंदर रीजनल पीस आए और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, और यही चीज जो है वो यूएस के लिए भी बेहतर है और साथ में जो है वो किसके लिए बेहतर है, मिडिल ईस्ट के लिए। अब एक्चुअली में मैसेज तो इन्होंने दिया, लेकिन मैसेज एक्चुअल में देने का पर्पस ये था, कोई बताना चाह रहे हैं कि भाई हम मिडिल ईस्ट के अंदर अमन के लिए सबसे आगे हैं, और जैसे हमने पूरी दुनिया में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है अमन की, वैसे ही हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर भी अमन की। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो इजराइल और हमास की जो वॉर चल रही है, इस वॉर के अंदर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहें, और न्यूट्रल रह के हम जो है वो इजराइल को सपोर्ट करते रहें। क्यों? क्योंकि भाई इजराइल अपने आप को डिफेंड करना चाहता है और मिडिल ईस्ट के अंदर हम चाहते हैं कि अमन आए जो उनके लिए और हमारे लिए बेहतर हो। तो यहां पर इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और ये कहा गया कि भाई ये बेनिफिट तो देगा, लेकिन किसको देगा? सिर्फ ये यूएस को बेनिफिट देगा, मिडिल ईस्ट को बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं इस टाइम पे वो सारे के सारे फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो सिर्फ एक जो है इजराइल की सपोर्ट हासिल है। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि भाई हमें जो है वो इसकी परवाह नहीं है कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, हमने फिर भी जो है वो इजराइल को सपोर्ट करना है क्योंकि हम वहां पे अमन चाहते हैं, यानी इजराइल को सपोर्ट करके अमन चाहते हैं। अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो बात हुई है कि भाई ऐसा अमन कैसे हो सकता है कि जहां पे आप जो है वो इजराइल जैसी स्टेट को सपोर्ट करें और आप कहें कि वहां पे अमन आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस ट्वीट के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया। अब अगर हम इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं तो यूएस रेजिस्टेड सीज फायर कॉल्स, के यूएस जो है वो क्यों रेजिस्ट कर रहा है सीज फायर को जो वहां पे हो रहा है, कि देखिए अब जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में जो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में आपको होता है 15 मेंबर्स होते हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो बार बार कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ मालिक की तरफ से और यूएस की तरफ से भी कि वहां पे जो है वो एक करारदाद पेश की जाए और उस करारदाद को पास करवाया जाए ताकि वहां पे सीज फायर हो सके हमास की वॉर के अंदर और ये इजराइल की वॉर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है सीज फायर को गजा के अंदर और फुली बैक कर रहा है इजराइल बॉम्बिंग कैंपेन को, कि भाई जो इजराइल जो कैंपेन चला रहा है गजा के अंदर और सिविलियंस को जो है मारा जा रहा है, सिविल लोगों को वहां पे निशाना बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, हर चीज को, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, औरतों को, तो वो सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब इसको अब क्वेश्चन यहां पर ये पैदा हो रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों बैक कर रही है इजराइल के जो ऑफेंसेस हैं, इसको सवाल यहां पे ये है। और इसके ऊपर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली में तकसीम है, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है अब जो आपको पता है तकसीम भी होगा तो सदर है, सदर के पास इख्तियार है, तो इसलिए सारी पावर उसी की है। अगर वो बैक कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को बैक करना ही पड़ेगा। अब यूएस जो है वो प्लेज कर रहा है अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल की, कि वो पहले भी कह चुका है, जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई तब भी उसने जो है वो फिलिस्तीन का नाम भी नहीं लिया बाइडेन साहब ने, और जो उन्होंने ट्वीट किया था लास्ट टाइम कि भाई हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और फुली सपोर्ट हमारी है, यानी हम बैक कर रहे हैं इजराइल को, कोई इसमें ना रहे कि भाई हम इजराइल को छोड़ देंगे, ऐसे हालात में उन्होंने खुल के ये बात कही थी। तो अब यूएस जो ऑफिशियल्स हैं वो इजराइल को जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई क्यों आप जो है वो इस तरह से सपोर्ट कर रहे हो, और दूसरा आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है वॉर का। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अब ये किसी को नहीं पता कि भाई इजराइल क्या चाह रहा है और बाइडेन साहब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। यानी एक जो राय है एक्सपर्ट्स की, जो बार बार मैं आपको बता चुका हूं, वो यही है कि गजा के ऊपर दोबारा से कंट्रोल हासिल करना और वहां से हमास का मुकम्मल सफाया करना, यही जो है इस टाइम पे मेन एम है इनका। ठीक है,
क्योंकि इजराइल को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो यही है कि इजराइल आगे बढ़ेगा, लेकिन वो चाह रहा है कि आगे बढ़ने से पहले अपनी इस बैक को कमजोर जो की हुई है उसको खत्म किया जाए, यानी कि इस हमास को वो अगर खत्म कर देता है तो जाहिर बात है उसके लिए चैलेंज खत्म हो जाएगा रीजन के अंदर, और तो कोई मुल्क सामने उसके बोलता नहीं है। तो इसलिए अब यहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि यूएस जो है उसकी एंड गेम इस टाइम पे वो क्या है जी, वो लार्जली अनडिफाइंड है, यानी वो किसी को भी अभी नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहा है बाइडेन साहब, खास करके अपनी जाती हैसियत से अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इजराइल को क्यों जो है वो इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात के ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि वो उन्हें सपोर्ट करे, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वो किस बात से ब्लैकमेल हो रहे हैं या ऐसा क्या हो रहा है, इस बात का भी जो एक्सपर्ट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है कि यूएस जो है उसने अपने एडवाइजर्स भी, मिलिट्री एडवाइजर्स खास करके भेजे हुए हैं कि कैसे गजा की जो है वो इन्वेजन की जाए, ग्राउंड इन्वेजन की जाए, यानी जमीनी रास्ते से कैसे जो है वो गजा में दाखिल हुआ जाए और उस पूरे के पूरे रीजन को यानी गजा को जो है वो कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। तो इसका मतलब यह है अगर अपने एक्सपर्ट्स यूएस ने भेजे हैं तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि यूएस जो है वो शामिल है इस वॉर के अंदर। तो एक साइड पे आप ये कह सकते हैं कि इजराइल है, उसके साथ में यूएस है, और इनका मुकाबला किससे हो रहा है, हमास से हो रहा है, और इनके मुकाबले में जो है साथ पे एक साइड पे हिजबुल्लाह भी खैर है, लेकिन ये नॉन स्टेट एक्टर्स से इनका मुकाबला हो रहा है, स्टेट से नहीं हो रहा। दो बड़ी बड़ी स्टेट, पावरफुल स्टेट्स जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स से यहां पे मुकाबला कर रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर इस टाइम पे। और आपको पता है कि लास्ट आपने देखा कि शाम के अंदर जो है यूएस ने ईरान को भी टारगेट किया है वहां पे कि ईरान जो सपोर्ट कर रहा था, तो इसका मतलब यह है कि अब यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट भी यहां पे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दूसरी साइड पे जो यूएस है वो टारगेट कर रहा है किसको जी, हिजबुल्लाह को, जो लिबनान के अंदर इस टाइम पे जो सबसे पावरफुल है और जिसको ईरान जो है सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में जो है वो यूएस इस साइड से भी जो है पूरी पूरी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है किसको जी, इजराइल को। और अब यहां पे ये समझ नहीं आ रहा कि ये आगे चीजें कहां जाएंगी, क्योंकि बाइडेन साहब यहां पे ये कहते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि ये वाइडर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये आगे ना बढ़े, लेकिन वो खुद इसको आगे बढ़ा रहे हैं ईरान के ऊपर अटैक करके, या ईरान के जो वहां पे इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर अटैक करके। इस तरह से ईरान भी जो है वो यूएस की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर शाम के अंदर, लिबनान के अंदर वो अटैक कर रहा है मुसलसल पिछले 20 दिन से, ठीक है। तो ये भी है। और इस टाइम तक आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन जो है वो 6,500 या 7,000 के करीब फलस्तीनी जो है वो ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो आप इसको 3 गुना भी ज्यादा कर सकते हैं, ऑफिशियली जो है वो उनकी अमवात हो चुकी हैं यहाँ पे। लीगल इश्यूज एट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसको लेके कि जो बाइडेन साहब हैं ये फुली सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, इसके ऊपर अब उनके लिए जो है काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और मुश्किलात क्या हो रही हैं कि एक 44 पेजेस का जो है वो एक ब्रीफ लेटर जो है उनको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर कि भाई आप अगर जो है, बाइडेन साहब को ये कहा गया है, आप और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अगर सपोर्ट करती है इसी तरह से इजराइल को, तो वो क्या करेगी, वो इंटरनेशनल लॉ जो है या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, इसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए आज तो सदर साहब है अमेरिका के, आज तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब अगले साल इलेक्शन भी है, 2024 के अंदर इलेक्शन है, और अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन हार जाती है तो बाइडेन को जेल में जाना पड़ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रंप के ऊपर अभी केसेस चल रहे हैं बहुत से। तो ये तो सीरियस नौयत के केसेस हैं, तो फिर बाइडेन साहब ना कहीं सफर कर सकेंगे ना और कुछ। तो इसका मतलब ये है कि पावर जब तक है तब तक तो ये हो सकता है, लेकिन पावर नहीं होगी तो तब जो है वो मुश्किल होगी। तो इसलिए लीगल चैलेंजेस बाइडेन साहब को बढ़ते जा रहे हैं। और जो स्कॉलर्स हैं, एक बड़ा ग्रुप स्कॉलर्स का जो है बाइडेन साहब को वार्न कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि भाई आप जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है उसके प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे और आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उसकी जेनोसाइड्स के अंदर, वो जो अभी कत्लेआम कर रहा है औरतों का, बच्चों का, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो आपको जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आप जो है वो अकाउंटेबल होंगे। तो इसलिए अब ये प्रॉब्लम्स भी बाइडेन साहब की बढ़ती जा रही हैं। फियर ऑफ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहले भी अमेरिका इसी बहाने यहां पे आया और अपने 2 बहरी बेड़े वो भेज चुका है यहां पे, ठीक है। और सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो है उसने यहां पे भेजा हुआ है पहले, और दूसरा भी भेज दिया कि भाई हम ये चाहते हैं कि ईरान इस जंग में शामिल ना हो, शाम ना हो, या कोई ऐसा मुल्क शामिल ना हो, अगर वो शामिल होगा तो हम रोकेंगे, लेकिन इजराइल को खुली छुट्टी है, को जो मर्जी करना चाहे कर सकता है। तो इसलिए जो है अब ये क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो अभी इब्हाम है यहां पे कि किस तरह से आगे जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, यानी कि गजा के अंदर अगर जमीनी रास्ते से दाखिल हुआ जाता है, ठीक है, जमीनी रास्ते से जो अभी तक इजराइल नहीं हो रहा, उसे बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है वहां पे। तो अगर वो जमीनी रास्ते से दाखिल होता है तो ऐसे में कौन कौन सी मुश्किलात हो सकती हैं और क्या कोई मुस्लिम कंट्री सामने आ सकता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वाइडर हो सकता है या नहीं हो सकता। कि फिलहाल तो अमेरिका जो है बैक पे खड़ा है और वही कह रहा है कि कोई तीसरा मुल्क शामिल नहीं होगा, लेकिन बहुत से ममालिक ये कह चुके हैं कि अगर ये जमीनी रास्ते से दाखिल होते हैं तो हम शामिल होंगे, जैसे ईरान। तो ऐसे में जो है वो क्या होगा,
इसलिए अमेरिका के ऊपर इसके ऊपर भी तकसीम है कि अमेरिका के ऊपर जो है वो आपने देखा कि दो तरह के लोग पूरी दुनिया में ये तकसीम मौजूद है, लेकिन यूएस की तकसीम दुनिया को थोड़ी ज्यादा नजर आती है कि इस टाइम पे प्रो जो है वो इजरायली लोग भी वहां पे रैलीज निकाल रहे हैं, जो पेड रैलीज आप कह सकते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो सिविल सोसाइटी या आम लोग जो हैं वो इजराइल के खिलाफ रैलीज निकाल रहे हैं या प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज निकाल रहे हैं, हमास के हक में रैलीज निकाल रहे हैं। अब ये चीजें जो है मुश्किलात पैदा कर रही हैं, खास करके जो 2024 का इलेक्शन होने लगा है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात हैं कि अगर वो इसी तरह जो है वो बैक करते रहेंगे इजराइल को, तो उसके नतीजे के तौर पे उनका अपना वोट बैंक तकसीम हो जाएगा, वो कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है इस टाइम पे वो तो तय कर चुकी है कि इजराइल तो पहले भी जो है उन्हीं के हाथों खेल रहा था, जाहिर बात है $1 बिलियन की गेम है यहाँ पे, तो इजराइल को तो वैसे भी छूट नहीं है और पीछे सारे आपको पता है ज़ायनिज्म बैठे हुए हैं, ज़ायनिस्ट लीडर्स बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अब टॉप लीडरशिप तो जो है वो इजराइल को छोड़ नहीं सकती, जैसे बाइडेन साहब चाह के भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, लेकिन अवाम उनके खिलाफ हो रही है, तो ये मुश्किलात भी हैं। तो इसलिए इल्जाम ये लग रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलाउ कर रही है इजराइलियों को कि वो इंटेंस बॉम्बिंग करे गजा के ऊपर, यानी जितनी जल्दी इस काम को खत्म कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं, ताकि अभी ये मामला लटक रहा है, जैसे यूएन के अंदर रेजोल्यूशंस जा रही हैं तो पास नहीं हो रही, ठीक है, दूसरे ममालिक सामने आ रहे हैं, तो उसको फिलहाल लटकाया जा रहा है कि ताकि जल्दी जल्दी जो है फैसला किया जा सके। क्योंकि यूएस ये समझता है कि अगर इस टाइम पे सीज फायर हो जाएगा, ठीक है, अगर सीज फायर होगा तो उसका फायदा किसको होगा? हमास को होगा, कि उनका ये मानना है कि शायद इस टाइम पे हमास जो है उसके ऊपर जो टारगेट हो रहे हैं और जो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है तो उसके नतीजे के तौर पर क्या हो रहा है, वो कमजोर हो रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही सीज फायर होगा तो वो दोबारा से जैसे पिछले 2007 से लेकर अभी तक जो है मुसलसल हो रहा है या उससे भी पहले का है, तो 2007 से गजा के ऊपर कंट्रोल जो है वो किसका है? हमास का है। तो ऐसे में अगर यहां पे क्या होता है जी, सीज फायर होता है तो ये दोबारा से अपने आप को बिल्ड करेंगे, दोबारा से अपने आप को पावरफुल करेंगे और ईरान की इनको सपोर्ट हासिल होगी, मजीद अपने लोग भी वहां भेजेंगे, ठीक है, जिहादी जाहिर बात है वहां पे ज्वाइन करेंगे और जिहादी बदला तो लेंगे वहां पे कि भाई ये जो उन्होंने तबाही की है तो हमास छोड़ेगा तो किसी भी सूरत नहीं, तो हमास मजीद पावरफुल होगा, मजीद ईरान उसकी सपोर्ट में आएगा, शाम उसकी सपोर्ट में आ सकता है, हिजबुल्लाह जो है वो मजीद पावरफुल होकर यहां पे इसकी सपोर्ट में आ सकता है। तो इसलिए अगर हम छोड़ते हैं, यूएस का ये मानना है, अगर हम सीज फायर यहां पे इन कंडीशंस के ऊपर करते हैं कि जिसमें यहां पे ह्यूमैनिटेरियन ऐड हो और यहां पे जंगबंदी हो जाए, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ फायदा किसका है? हमास का है, और नुकसान किसका है? लॉन्ग टर्म में जो है वो इजराइल का नुकसान है, क्योंकि दोबारा से पावरफुल होकर फिर से इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये मानना है इस टाइम पे यूएस का, क्योंकि ये मानना किसका है? एक्चुअली में ये मानना है इजराइल का। तो इजराइल ने ही जो है ये बात कही है यूएस को, तो इसलिए यूएस इसको बैक कर रहा है फुली कि भाई इस टाइम सीज फायर नहीं होना चाहिए इन कंडीशंस के ऊपर। इसके साथ साथ यूएस क्या कर रहा है जी, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो $14 बिलियन का एड पैकेज जो है वो भी इजराइल के लिए तैयार कर रही है, जिसमें मिलिट्री असिस्टेंस भी उन्हें भेजी जाएगी। यानी एक तो इजराइल खुद इतना पावरफुल है, ऊपर से मजीद जो है उसे मदद दी जाएगी और मजीद मदद के थ्रू जो है वो हमास के सामने या फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए उसे ये मदद दी जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो $14 बिलियन जो है वो सिर्फ हमास को या फलस्तीनियों को खत्म करने के लिए दे रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद जो है वो अमेरिका के अंदर भी हो रही है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से हो रही है कि भाई आप इतना ज्यादा कैसे इनकी हेल्प कर सकते हैं, जबकि अमेरिका का ये मानना है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ईरान इनकी सपोर्ट करेगा और इस तरह से इजराइल के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, इस वॉर के अंदर या आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम रेजोल्यूशंस की बात करते हैं कि कितनी रेजोल्यूशंस इस टाइम पे इस जो रीसेंट जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेके या वॉर को लेके कितनी रेजोल्यूशंस पेश की जा चुकी हैं और उनका क्या क्या जो है वो रिजल्ट निकला है। तो सबसे पहली जो रेजोल्यूशन है वो रशिया जो है उसने पेश की थी 16 अक्टूबर को, और उसने कहा था कि ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर किया जाए, इंसानी हुकूक की बिना पे किया जाए और रिलीज किया जाए कैप्टिव्स को, जो भी कैदी हैं उनको रिलीज किया जाए, एड प्रोवाइड की जाए या एड तक उनको एक्सेस दी जाए, क्योंकि आपको पता है पहले बॉर्डर बंद थे, जाहिर बात है मिस्र की तरफ से जो है वो दिया जा रहा है लेकिन पहले वो भी बंद थे, और सेव एविकेशन की जाए और यहां पे जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट ना किया जाए, उनको निकलने दिया जाए। ये रशिया के मेजर पॉइंट्स थे। अब आपको पता है कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है जी, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके टोटल मेंबर्स 15 हैं और उनमें से 9 लोग ऐसे चाहिए, 9 मालिक चाहिए इस करारदाद को पास होने के लिए, लेकिन साथ में कोई भी वीटो नहीं होना चाहिए। वीटो पावर आपको पता है वो सिर्फ 5 ममालिक के पास है, और वो किस किस के पास है जी? वो अमेरिका के यूएस के पास है, यानी कि इसके साथ साथ यूके के पास है वीटो पावर, इसके साथ साथ फ्रांस के पास है, इसके साथ साथ रशिया के पास है और उसके बाद जो है वो 5वें नंबर पे चाइना के पास है। तो ये 5 ममालिक हैं जो मुस्तकिल मेंबर भी हैं यूनिट सिक्योरिटी काउंसिल के, जिन्होंने एक्चुअली में जो है वो यूएन बनाई भी थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ठीक है, एलाइज पावर्स थी। और इसके साथ साथ जो है
इनके पास वीटो पावर है कि ये किसी भी इशू के अंदर अगर वीटो कर देते हैं, इवन 15 के 15 वोट भी मिल जाए, खैर 15 तो फिर मिल नहीं सकते, अगर 14 वोट भी मिलते हैं, लेकिन अगर एक बंदा भी, एक भी इनमें से कंट्री कोई वीटो कर देता है तो वो रेजोल्यूशन वहां पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पास नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी तो आपको होता है वो सीट्स चेंज होती रहती हैं ईयर बाय ईयर के हिसाब से। तो यहां पे अब सिक्योरिटी काउंसिल में इनको 9 मेंबर्स, 5 जो है वोट मिले यूएन की जो रेजोल्यूशन, सॉरी जो रशिया की रेजोल्यूशन थी उसको 5 वोट मिले, 4 जो है वो उसके 5 फेवर में थे, 4 जो है उसके अगेंस्ट में थे और 6 ने कोई जो है वो वोटिंग ही नहीं की। तो इस तरह से ये जो है वो फेल होगी, यानी इसका मतलब है फेवर में सिर्फ कितने वोट पड़े, 5 वोट रशिया की फेवर में पड़े, क्योंकि रशिया इस टाइम पे खुद कमजोर कंडीशन के अंदर है और उसकी खुद जो है वो यूक्रेन के साथ जो वॉर लगी हुई है, तो उसको फिर भी 5 वोट मिलना भी बड़ी बात है। ठीक है, तो इसके ऊपर यूएस ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया इस जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर, और यूएन ने ये कहा कि भाई आप जो है वो हमास के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा डिसऑनरिंग है, बहुत ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं बेइज्जती की बात है। किसके लिए? कि भाई आप इजराइल को जो है उसका सेल्फ जो डिफेंस है उसकी बातें नहीं कर रहे, यानी इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स अटैक किए गए, तो इसका मतलब यह है कि उसका हक है कि वो जो मर्जी करे करता है, आम लोगों को मारता है हमारे, तो ये अमेरिका का मानना है, इसलिए उसने इसको जो है वो वीटो किया। तो ये इस तरह से पहली रेजोल्यूशन फेल हो गई। दूसरी रेजोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो वो किसने जी, सेकंड रेजोल्यूशन ब्राजील जो है उसने पेश की 18 अक्टूबर को, उसने भी ह्यूमैनिटेरियन पासेस की बात की, ठीक है, और कंडेम किया, साथ में जो वायलेंस हो रहा है इसको, साथ में जो रेसिज्म है उसको, और इजराइल के एविकेशन ऑर्डर जो है उसको, उसकी भी खिलाफवर्जी की। भाई उसने क्यों कहा कि आप जो है एक दिन के अंदर अंदर जो है वो सिविलियंस यहां से निकल जाएंगे, लोग निकल के जाएंगे कहां पे, एक तो रास्ते भी बंद है और पॉसिबल भी नहीं है यूं निकल के जाना। लेकिन इसके अगर हम देखते हैं तो इसको जो है वो कितने सपोर्ट किया, तो ब्राजील को सबसे ज्यादा इस टाइम पे सपोर्ट मिली, यानी 12 कंट्रीज ने जो है यहां पे इसको सपोर्ट किया और 2 जो है वो इसमें गैर हाजिर रहे, तो 2 ने, यानी इसका मतलब, और यूएस ने जो है फिर दोबारा से वीटो पावर इस्तेमाल कर ली अपनी। तो इस तरह से ये भी जो है वो कैंसिल होगी, क्योंकि यहां पे भी हमास को या गजा फलस्तीनियों को फायदा था, इसलिए यहां पे भी यूएन ने किसको फायदा दिया, फलस्तीन को दिया। क्योंकि यूएस ने यहां पे क्या कहा, अमेरिका ने कहा कि भाई यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ इजराइल के सेल्फ डिफेंस को। फिर से वही बात है, यानी आपने फलस्तीनियों की बात की, आपने सेल्फ डिफेंस की बात नहीं की कि उन्होंने जो अटैक किए वो अपने सेल्फ डिफेंस में किए, तो यूएस का ये मानना था। तो इस तरह से ये भी फेल हो गई। तीसरी रेजोल्यूशन जो पास की गई जी वो पेश की गई, यूएस लीड रेजोल्यूशन, वो 25 अक्टूबर को पेश की गई और उसमें ह्यूमैनिटेरियन पास की बात की गई और इंटरनेशनल लॉ के हवाले से बातचीत की गई और हमास की तरफ से जो है वो कैप्टिव्स जो थे उनको रिलीज करने की बात की गई। इसको 10 मेंबर्स ने वोट किया फेवर के अंदर, ठीक है, और रशिया और चाइना ने इसको वीटो किया, यानी 2 मालिक जो है वो अगेंस्ट में जो थे, इन्होंने वीटो कर दिया इसको। इस तरह से ये रेजोल्यूशन जो यूएस की थी वो भी फेल हो गई 2 वीटो की वजह से। अब यूएस क्या चाहता है एक्चुअली में, अगर आप यहां पे इस गेम को देखिए, यूएस ये चाह रहा है कि किसी तरह से सीज फायर हो, लेकिन वो ऐसा सीज फायर ना हो जिसके अंदर हमास को फायदा हो सके या जिसमें सेटलमेंट्स हो सके। इसका मतलब ये सीज फायर भी हो लेकिन ऊपर से अटैक्स भी जारी रहे, ठीक है, और जब अटैक जारी रहेंगे तो जाहिर बात है वो फिर सीज फायर तो ना हुआ, वो जंग तो उसी तरह से लगी रहेगी। वो ये चाह रहा है हमास सीज फायर कर दे लेकिन फलस्तीन उसी तरह से लगा रहे। तो ये बात चाइना और रशिया तो समझते हैं, तो ये फलस्तीन के हक में नहीं है, तो इसलिए जो है इस टाइम पे फिर इन्होंने इसको वीटो कर दिया, ये भी फेल हो गई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दोबारा से रशिया ने जो है वो फिर से रेजोल्यूशन पेश की 25 अक्टूबर को ही, ठीक है, और इसमें दोबारा से जो है ये कहा गया कि नॉर्दर्न गजा जो है उस साइड से वेकेशन का रास्ता छोड़ा जाए और इनको जो है निकलने दिया जाए, इसका रास्ता दिया जाए। उसकी फेवर अगर देखते हैं तो 4 ममालिक ने इसकी फेवर में वोट दिया और यूके और यूएस जो है उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट दिया। इसका मतलब यूके और इसने वीटो कर दिया, ठीक है जी। इसका मतलब ये है दोबारा से रशिया की रेजोल्यूशन, क्योंकि रशिया की वैसे भी पास नहीं होने देनी वो इस टाइम, जैसे मैंने कहा कि वीक कंडीशन में, तो ये भी फेल होगी। अब नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि माल्टा की तरफ से, जो माल्टा के प्रेसिडेंट एम्बेसडर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो पेश करेंगे रेजोल्यूशन और कोशिश करेंगे कि हमारी जो रेजोल्यूशन है उसमें यूएस भी मुत्तफिक हो सके, उसमें रशिया भी मुत्तफिक हो सके और उसमें जो है वो चाइना भी मुत्तफिक हो सके, तो फिर तभी ये पास हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसके साथ साथ जो जॉर्डन या अरब जो स्टेट्स हैं वो भी जो है वो पेश करने जा रही हैं ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की, कि वो भी कोशिश कर रही है किसी तरह से पास हो जाए और यहां पे सीज फायर हो, लेकिन इसके पास होना भी पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पे भी यूएस को इश्यूज होंगे, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज है, जाहिर बात है ये फेवर करेंगे फलस्तीन को, तो फलस्तीन की फेवर में यूएस किसी भी सूरत में जो है वो इस टाइम पे नहीं जाने देगा किसी को भी, क्योंकि वो इस टाइम पे अमेरिका जो है वो इस्राइल की तरफ से खेल रहा है वहां पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो कैसे पास होती है रेजोल्यूशन, देखिए 9 वोट चाहिए किसी भी को और साथ में जो है वीटो नहीं होना चाहिए, तब जो है वो रेजोल्यूशन कोई भी पास होगी। लेकिन वीटो आपको पता है कि ये हम देखते हैं कि जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं ये ब्लॉक्स में तकसीम है। यूएस जो है वो कहीं ना कहीं किसी को वीटो कर देता है, रशिया अलग ब्लॉक का हिस्सा है, चाइना अलग ब्लॉक का हिस्सा है, वो अलग से कर देता है। तो इस साइड पे अगर आप देखिए तो यूएस है, यूके है और फ्रांस है, ये 3 कंट्रीज एक ब्लॉक की साइड पे हैं, ये किसी
किसी ना किसी को सपोर्ट करके वीटो कर देते हैं, या रशिया और चाइना दूसरी साइड पर खड़े हैं, दो वीटो पावर्स इनके पास भी हैं, तो ये किसी को ना किसी को कर देते हैं। तो इस तरह से इसका कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल रहा। अब अगर हम देखते हैं कि जो यूएस है ये वीटो पावर सपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है इजराइल की सपोर्ट में, कैसे कैसे उसने इस्तेमाल की हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल इस टाइम पे जो यूएस है उसने 34 बार जो है वो बैक या यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल को, यानी इसका मतलब इजराइल के हक में उसने वीटो पावर कितनी बार इस्तेमाल की, 34 बार। और कितनी दफा जो है वो पेश की गई, 36 दफा। 1945 से लेके 1945 से आज 2023 आ चुका है, तो 2023 तक 36 जो है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशंस पेश की गई इजराइल और फलस्तीन के इशू को लेके, जिनमें से 34 बार जो है वो क्या किया, यूएस ने इसको वीटो कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ थी, क्योंकि इजराइल एक घुसपैठिया है, यहां पे जबरदस्ती दाखिल हुआ है, तो अमेरिका तो उसको सपोर्ट कर रहा है, जाहिर बात है दोनों के लिंक्स हैं, अमेरिका बनाने वाला इसका जो है वो अमेरिका है, ठीक है, तो इसलिए इनको तो प्रॉब्लम है। तो जो भी रेजोल्यूशन जिसके अंदर भी फलस्तीन के हक की बात की गई है, ठीक है, जिसमें फलस्तीन के हक की बात की गई, अल्टीमेटली वहां पे किसके अगेंस्ट में, इजराइल के अगेंस्ट में ही बात की गई होगी, तो इसलिए इन्होंने जो है वहां पे क्या किया जी, उसको उसके अगेंस्ट गए, वीटो पावर्स अपनी इस्तेमाल की। अगर की रेजोल्यूशंस देखते हैं जिसमें खिलाफ जो है वो यूएस गया, तो उसमें सबसे जो की है वो 2023 की गजा इन्वेजन में जो है वो मुखालफत की है अभी तक। यानी अभी तक आप ये कह सकते हैं कि अगर 7000 फलस्तीनी, जैसे मैंने कहा कि ये तो ऑफिशियल नंबर है, तो इसको 70,000 भी करें तो वो भी कम है, कि ये जितनी भी इस टाइम पे शहादतें हो चुके हैं, जो जुल्म सितम हो रहा है, वो इस वजह से कि सीज फायर नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अमेरिका जो है वो इस टाइम पे फुल टाइम बैक कर रहा है, और जो है वो अपनी, आप कह रहे हैं कि अपनी सपोर्ट फुल टाइम इजराइल को दे रहा है, कि आज अगर ये सपोर्ट हटाता है तो ये वॉर खत्म हो सकती है, लेकिन अमेरिका की थपकी है या शायद अमेरिका जो है वो ब्लैकमेल हो रहा है। अब जो भी इनमें से हकीकत है, इसके साथ साथ 2018 में जब ग्रेट मार्च था, तो उस टाइम पे भी जो है इन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा फोर्सेस इजराइल ने फलस्तीनियों के ऊपर चढ़ाई की, उस टाइम पे भी वीटो की पावर जो है वो यूएस ने यूज की 2018 के अंदर। फिर खास करके 2017 के अंदर जिस टाइम पे जेरूशलेम को जो है वो इजराइल ने कहा कि भाई आज से ये हमारा कैपिटल है, तो उसमें भी इजराइल ने उसको सपोर्ट किया, और जब उसके अगेंस्ट में जो है वो रेजोल्यूशन पेश की गई तो उसको भी वीटो कर दिया। और अमेरिका पहला मुल्क था जिसने माना कि भाई हाँ जेरूशलेम ही जो है जो मुकद्दस मकाम है, तो वहां पर उसको क्या कहा कि भाई ये इनका कैपिटल है। इसके साथ साथ 2000 का जो इंतिफादा था, ये लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूं टू स्टेट सॉल्यूशन के अंदर, कि जिसमें जो है वो हालात बहुत ज्यादा खराब हुए, यानी जब स्ट्रगल की गई, या अलक्सा का भी आप इसे कह सकते हैं इंतिफादा, कि जब जिस टाइम पे जो है वो अलक्सा के अंदर जो है वो पूरा इजराइल घुस आया था अलक्सा मस्जिद के अंदर, तो उसके खिलाफ फिर यहां पे एक जो है वो स्टार्ट हो गई थी कंपेन, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो उसमें भी जो है वो यूएस ने सपोर्ट किया था इजराइल को। तो इसका मतलब यह है कि जो जितने भी मेजर इवेंट्स रहे हैं, उन मेजर इवेंट्स में जो है वो इस टाइम पे यूएस खड़ा है इजराइल के साथ। तो एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करें तो देखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि जो यूएस जो है वो वीटो पावर यूज कर रहा है, मुसलसल इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहा है। इससे हो रहा क्या है, यानी कि इससे नुकसान हो रहा है, और इससे पूरी दुनिया देख रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो अपने आप को पूरी दुनिया में अमन का दाई कहता है, लेकिन वो इस टाइम पे जिस साइड पे खड़ा है वो कौन सी साइड है, वो जालिम की साइड है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप का ही जो है अपना जो पूरी जो पिछले जब से बना है तब एक बात कह रहा है कि भाई हम जो है सपोर्ट में हैं, हम सपोर्ट में हैं, किसकी? अमन की सपोर्ट में। तो यहां पे कोई अमन देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो खुद ही जो है दुनिया के सामने नजर आ रहा है। दूसरा, इससे क्या रिफ्लेक्शन हो रही है कि यूएस के जो है बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज है किसके साथ जी? इजराइल के साथ। यानी अमेरिका और इजराइल की जो दोस्ती है, जो याराना है, ये पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है कि दोनों ही हमेशा गलत साइड पे खड़े होते हैं, और दोनों ही जो है दुनिया को अपना इंचार्ज समझते हैं। इजराइल ने हमेशा फलस्तीनियों के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर जो भी जुल्म किया उसको सपोर्ट मिली अमेरिका की। इसी तरह से अमेरिका जो पूरी दुनिया के अंदर जुल्म कर रहा है अमन के नाम के ऊपर, तो खैर इनकी जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया भी देख रहा है कि कैसे ये गलत साइड पे खड़े हैं। और इसको अब क्या हो रहा है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। इसलिए अब अमेरिका के लिए मुश्किल है बहुत ज्यादा टाइम इसको रेजिस्ट करना और इजराइल को सपोर्ट करना, क्योंकि जो इलेक्शंस आने लगे हैं वो इलेक्शंस चीजों को तय करेंगे कैसे आगे जाएगा। कि एस्टेब्लिशमेंट तो ये चाहती है, जैसे आप देख ले पाकिस्तान वाले भी ये हालात हैं कि एस्टेब्लिशमेंट तो ये चाहती है कि वो अपने फैसले करे, लेकिन जो अवाम है अमेरिका की वो किसी और साइड पे खड़ी है। तो वहां पे इलेक्शंस जब होंगे तो फिर फैसला होगा, इसलिए अब ये प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो यूएस और इजराइल इकोनॉमिक और कमर्शियल जो रिलेशंस हैं और बायलैटरल जो एनुअल ट्रेड है वो 50 बिलियन से ज्यादा है। ठीक है, तो शायद इसलिए भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन शायद ट्रेड जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ट्रेड
सेट नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका को शायद ट्रेड की इतनी जरूरत नहीं है जितना वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाता है। तो अब जो ये जो वॉर जो चल रही है, ठीक है, इस वॉर में इस टाइम पे फुल टाइम जो एडवाइजर्स भी इसने भेजे हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है कि उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। तो अब ये देखना है कि जो अरब लीडर्स हैं उनका प्रेशर क्या अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि अब इस टाइम पे देखिए कि जो अरब लीडर्स हैं वो सारे के सारे अरब लीडर्स इस टाइम पे फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, सीज फायर को सपोर्ट कर रहे हैं, जंगबंदी को सपोर्ट कर रहे हैं और फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी साइड से जो अमेरिका है उसकी यारी आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर है, खास करके सऊदी अरब के साथ है, यूएई के साथ है। तो ऐसे में अब अमेरिका के लिए चैलेंजेस हैं कि वो क्या अपने मिडिल ईस्ट के जो दोस्त हैं उन दोस्त ममालिक को खफा कर पाएगा इजराइल की सपोर्ट में, क्योंकि वो तो सारे अब इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका जो है वो इजराइल को मजीद सपोर्ट करता है तो मिडिल ईस्ट से वो अपनी सारी सपोर्ट जो है वो खत्म कर देगा, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट के अंदर इन कंट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं रहा या आने वाले टाइम पे मजीद मुश्किल हो जाएगा कि अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात रखें। तो अमेरिका को ये डर है कि अगर अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात नहीं रखें कहां जाएंगे, फिर वो रशिया की तरफ जाएंगे, फिर वो चाइना की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये, और ये अमेरिका किसी भी सूरत नहीं चाह सकता कि ये रीजन इसके हाथ से निकल जाए, ये गेम इसके हाथ से निकल जाए। इसलिए अब अमेरिका बहुत ज्यादा मुश्किल में आ चुका है, ठीक है, कि अगर वो इसराइल को सपोर्ट करता है तो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उसके हाथ से जाते हैं, ठीक है, और अगर वो इसराइल को सपोर्ट नहीं करता तो इसराइल जो है उसको नहीं छोड़ेगा, यानी कि फिर उसके लिए अपना प्रेशर है, अपनी एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, या पीछे जो ज़ायनिस्ट बैठे हुए हैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं उनका प्रेशर है। तो अब देखते हैं कैसे में क्या होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।